जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में पहले चरण का मतदान कल संपन्न हो गया। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में पहले चरण में 43 सीटों के लिए वोट डाल दिए गए हैं और इस बार मतदान का प्रतिशत 2019 की तुलना में थोड़ा-सा बढ़ गया है। तो इस चुनाव के क्या मायने हैं, ये मतदान का जो रुझान है वो किस सभी तरफ जा जगह रहा है और कहा जा रहा है कि 1.21% ज़्यादा मतदान इस बार हुआ है। खरसावां में सबसे अधिक वोटिंग हुई 79.11% और झारखंड की राजधानी रांची में सबसे कम वोटिंग हुई है 52.27%। हमारे साथ 2 सीनियर पत्रकार हैं, 2 राजनीतिक विश्लेषक हैं और झारखंड पर गहरी नज़र, गहरी पकड़ रखते हैं। हमारे साथ चंदन मिश्र जी हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। चंदन भैया आपका स्वागत है और हमारे साथ सुनील नमस्कार। सिंह जी भी हैं, ये भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं और झारखंड के झारखंड के राजनीतिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं। तो सुनील सर आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है जनमन की बहुत बात। धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो सबसे पहले चंदन जी से जानना चाहेंगे कि ये जो झारखंड में जो पहले चरण का मतदान हुआ 43 सीटों पर, दोनों पक्ष खुश हैं, दोनों पक्ष प्रसन्न हैं और दोनों दावे कर रहे हैं कि जनता ने उनके पक्ष में वोट दिया है। आमतौर पर जब वोट परसेंटेज बढ़ता है, तो ये माना जाता है कि सत्ता के खिलाफ यानी एंटी इनकम्बेंसी को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। इस चुनाव में खास बात ये रही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ता पर आसीन है, उसके खिलाफ कोई बड़ी लहर देखने को नहीं मिली है संतोष की। लेकिन भाजपा के खिलाफ भी कोई गुस्सा, नाराज़गी लोगों में नहीं है और इस कारण ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं लोग कि आखिर ये पगला जो चुनाव का है, तो 43 सीटों पर वो किस तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि ये परसेंटेज का बढ़ना अब इस बात का आकलन नहीं करता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो या सत्ताधारी दल के खिलाफ लोगों का आक्रोश हो, लोगों का जो है विरोध हो। अब ये बातें नहीं कही जाती क्योंकि जहाँ-जहाँ वोट प्रतिशत बढ़े हैं, पता चला है कि सत्ताधारी दल को लाभ भी हुआ है और जी, कई जगह वोट बढ़े हैं तो विरोधी पक्ष को भी लाभ हुआ है। इसलिए वो पैमाना हम लोग उसको अब नहीं मान सकते कि वोट परसेंटेज बढ़ना सत्ताधारी दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का सूचक है। लेकिन जी, एक चीज और मुझे समझ में बात आ रही है कि लोगों का टर्नआउट, जैसे अब शहरी क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी जगह पे ग्रामीण इलाकों में लोगों ने खूब जम के वोट डाला है। जिसे कहते हैं झूम के बरसात आई है, इस तरह उसी ढंग से जम जी, के जी, लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया और वोट डाले हैं। तो ये ट्रेंड अच्छा है, लोगों में वोट डालने की जो अपनी रुचि है, उत्साह है, लोकतंत्र के साथ जुड़ने की, ये बात अच्छी रही। शहरी क्षेत्र में हमेशा कम पाया गया है, खास करके राजधानी रांची को तो इस बात का यानी गर्व है, महसूस होता है कि यहाँ कम वोट पड़े तो यहाँ के लोग ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे जी, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा विद्वान लोग यही हैं राजधानी में, व्यापारी वर्ग सबसे बड़ा केंद्र यही है। तो इस लिहाज से देखेंगे तो रांची जो है पिछले चुनाव में 49% था, तो इस बार बढ़ के 52% के आसपास हुआ है। तो आज कुछ रिवाइज वगैरह रिपोर्ट आएगी तो 53-54 के आसपास ये परसेंटेज जा सकता है। लेकिन आनंद जी, मेरा कहना यह है कि इस बार चुनाव में अगर कोई वेव नहीं है तो अगर सत्ता पक्ष के विरोध में नहीं है तो भाजपा के पक्ष में नहीं है, ऐसी बात नहीं कही जा सकती है। और ये देखिए, जब चुनाव का परिणाम ऐसे तो आता है तो उसमें स्पष्ट पता चलता है, तो पता भी नहीं चलता है कि क्या अंदर करंट बह रहा है। लेकिन एक चीज तो जी, मुझे जो एहसास हो रहा है कि कई जगह जो सूचनाएं मिल रही हैं, कई जगह से जो सूचनाएं आ रही हैं, उसमें सत्ताधारी दल 2019 की तुलना अगर हम करते हैं तो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं माना जाएगा। सत्ताधारी दल को जी, नुकसान हो रहा है, कई जगह डेंट लग रहे हैं उनके। और जो सीटें भारतीय जनता पार्टी या इसके घटक अलग से जो लड़ाई लड़े आजसू वगैरह, तो इनके घटक दल कुछ सीटें घटी थी पिछली बार बड़े पैमाने पे, तो वो इस बार नहीं होने जा रहा है। नेक टू नेक हो जी, सकता है, या हो सकता है कि एनडीए को थोड़ा ज्यादा सीटें आ जाए, इनसे 2-4 सीटें, इसमें कोई असर वाली बात नहीं होगी। और कुछ सीटों को अगर छोड़ दें जहां पे जिनकी परंपरागत झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ की तरह माना जाता है, और जहां पे थोड़ा सा स्विंग अगर होता है 1-2% का, तो वहां पर भारतीय जनता जी, पार्टी को भी लाभ मिला है, आजसू को भी लाभ मिल सकता है।
जैसे एक मैं आप ही लोग की समीक्षा में उस दिन देख रहा था, चुनाव के पहले जो प्री ओपिनियन पोल जो था, उस ओपिनियन पोल जी, की कई चीजें मुझे सटीक लगी कहीं-कहीं पर। अब जैसे मैं एक जानकारी दे दूं कि रांची के बगल में जो सीट है, पांडर विधानसभा, वहां से जितने कॉर्नर से सूचनाएं आ रही हैं, वहां पे बंधु तिर्की की जो पुत्री हैं, वो शायद जी, चुनाव हार सकती है, ये सूचना है। हो सकता है हटिया सीट भारतीय जनता पार्टी लूज भी कर जाए, जीत भी जाए, कम मार्जिन से जीते। तो इस तरह की कई सूचनाएं ऐसी हैं जो मिश्रित हैं, इसलिए इस बार प्रेडिक्ट करना बहुत आसान नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोनों दलों का खुश होना, दोनों घटक दलों का, मतलब दोनों गठबंधन का, ये अच्छी बात है उनके लिए कि कम से कम 20 तारीख तक ये उत्साह में बने रहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे। लेकिन 2019 इस बार रिपीट नहीं होने जा रहा है। 43 सीटों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को सीटें इस बार बढ़ेंगी, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी तक जितने जी, संकेत सूचना है उसमें नेगेटिविटी कहीं नहीं है। और ये स्पष्ट लग रहा है कि जैसे पलामू में 9 सीटें हैं, तो पलामू में 6-7 कहीं डाउट नहीं है। 2-3 सीटों पर जी, डाउट कर रहे हैं वहाँ के जो स्थानीय संवाददाता, पत्रकार लोग हैं, तो उनको लगता है कि 2-3 सीटों पर अभी कोई कंक्रीट सामने बात नहीं आ पा रही है। लेकिन इतना तो कह रहे हैं कि कम से कम 5-6 से 7 सीटें या 5 सीटें से ऊपर, तो ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिल सकती है। उसी तरह से जी, कोल्हान में सुनील जो जी की स्थिति तरफ पिछली बार आप सिफर हो गई थी, तो वो जी। स्थिति इस बार नहीं होने जा रही है। जी, आनंद जी। हाँ, सुनील जी की तरफ आते हैं। आपने पलामू की बात की, सुनील जी वहीं के रहने वाले हैं और पलामू की राजनीति पर उनकी कुछ विशेष रुचि रहती है, कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे सुनील जी, तो आप बताएँ जी, कि एक तो पलामू जी, की क्या स्थिति रहने वाली है, दूसरी जो पलामू जो बात है कि बिल्कुल। क्या क्या कोई मुद्दे हावी रहे ऐसे जैसे सरकार की तरफ से उपलब्धियों का कुछ असर रहा मैया योजना जैसी योजनाओं का या कुछ ऐसे खास मुद्दे रहे जिन्होंने चुनाव को प्रभावित किया मतदान? जी, मतलब मतदान के 1 दिन पहले तक पलामू में था और मेरा नाम जी, रांची में था, इसलिए वोट देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तो पलामू की स्थिति अचानक बदल गई है, खास करके मोदी जी की सभा के बाद और योगी जी की सभा के बाद वहाँ बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण हुआ है। और कटे बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का जो नारा था, वो पलामू में चल गया है। और यही स्थिति है कि आज पलामू में हम समझ रहे हैं कि 7 सीटें तो लगभग तय मानी जा रही हैं कि वो आ जाएँगी और 2 सीटों पर लड़ाई है, वो चाहे इधर हो जाए, चाहे उधर हो जाए। उसमें एक हुसैनाबाद की सीट भाजपा की वहाँ सीट फँसी हुई अभी तक दिख रही है। और जी, क्योंकि वहाँ पर जो बागी थे विनोद सिंह, उन्होंने कल 3 बजे के बाद कहना शुरू कर दिया कि अगर आप हमको नहीं दे रहे हैं, तो संजय यादव को वोट दे दीजिए। लेकिन बीजेपी को हराना है। मेरा एक उद्देश्य बीजेपी को हालाँकि अब लोग तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ये 3 बजे के बाद कहने लगे। अब वहाँ आज आज भी हमारी कई लोगों से बात हुई है। तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर ये बात 1 दिन पहले पता चल जाता है कि इनका उद्देश्य सिर्फ़ वही है, यही संजय यादव को दिलवाएँगे वोट, तो हम लोग शायद जी, वो गलती नहीं करते जो कर चुके थे। तो अभी एक आध लोग वीडियो भी हमको भेज रहे थे कि देखिए 4 बजे एक बहेरा एक गाँव है बहेरवा वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी को आप लोग वोट मत दीजिए, संजय यादव को वोट दे दीजिए। तो एक सीट वो फँसी हुई है पलामू में और सबसे आश्चर्यजनक जो बटेंगे, कटेंगे, सेफ रहेगा वो नारा हमको गढ़वा में दिख गया है। क्योंकि गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर की सीट जो जेएमएम की सबसे माने मजबूत सीट मानी जा रही थी, उस सीट पर अभी ये कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि मिथिलेश ठाकुर जीत ही जाएँगे, क्योंकि वहाँ लड़ाई बड़ी टफ हो गई है। दोनों तरफ से मुकाबला आमने-सामने का हो गया है और अभी तक की जो सूचना मिली है उसमें एज थोड़ा-सा बीजेपी को ही है। वहाँ 2-3 घटनाएँ चुनाव के पहले हो गई थी। 1-2 जगह दुर्गा पूजा का विसर्जन यात्रा रोक दी गई थी। मेराल एक प्रखंड है वहाँ एक गाँव में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कुछ ओ ओबीसी के लोगों के साथ मारपीट की गई थी। तो कुछ ऐसे मुद्दे हो गए, ऊपरे से कटेंगे तो बटेंगे। वो यूपी से सटा हुआ इलाका भी है, उधर प्रभाव भी पड़ता है जोगी जी का। नगर उतारी की जी, सभा जो हुई चुनाव के 1 दिन पहले, उसमें लोग बता रहे थे कि 50 से 60 हज़ार की भीड़ थी। जो वो मोदी के सभाओं में जिस तरह से भीड़ जुटती थी, उस तरह की भीड़ वहाँ जुटी थी और कई दूसरे लोगों ने भी कहा कि अभूतपूर्व भीड़ थी। और उसके तुरंत 1 दिन बाद चुनाव हुआ तो वो हमको लगता है कि पलामू में असर कर गया है। अब विश्रामपुर की सीट जो मतलब बहुत माने अच्छी नहीं मानी जा रही थी, वहाँ भी वो एज लेते हुए दिख रहे हैं।
और वो डाल्टनगंज सीट में भी बहुत बंटवारा हुआ है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो डाल्टनगंज शहर का जो वोट है वो 70% से अधिक बीजेपी के पक्ष में चला गया है। तो गांव देहात में जो नुकसान होगा चौरसिया को, वो लगता है डाल्टनगंज शहर में उनको ये मिल जाएगा, फायदा मिल सकता है। तो अभी तक के स्थिति में वो सबसे माने बीजेपी जो कहीं फंसती हुई दिख रही है तो हुसैनाबाद में दिख रही है। बाकी मनिका में भी माने वो स्थिति बहुत अच्छे माने वहां लग रही है कि वहां भी अपर एज में बीजेपी का है। तो 7 सीट तो है, अगर कहीं आ गया तो 8 भी बीजेपी जा सकती तो है। ये अभी तो पलामू एक की बड़ा यही स्थिति है। तो ये तो फायदा कहेंगे इसको। मुद्दा जैसे आपने बता दिया कि पलामू में बटेंगे तो कटेंगे वाला मुद्दा चल गया, तो वहाँ हाँ, हाँ, ये चल गया। बाकी जैसे कोल्हान में है, कोल्हान में ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा सिर्फ एक जगह चलता हुआ दिखा, और वो जमशेदपुर पश्चिम की सीट थी जहां कहा जा रहा था कि सरयू राय चूंकि क्षेत्र बदल कर आए हैं और बन्ना गुप्ता वहां मंत्री हैं, पावरफुल हैं, तो वहां सरयू राय की स्थिति कमजोर है। लेकिन चुनाव का जब वोटिंग परसेंटेज में देख रहा था, हिंदू इलाकों में 58% पोलिंग है, और मुस्लिम इलाकों में जहां पिछली बार 62% 65% या 68% पोलिंग होती थी, इस बार मात्र 55% पोलिंग है। यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में जो 90 बूथ है आजाद नगर के आसपास, वहां पोलिंग परसेंटेज 55 है, और हिंदू इलाकों में 58% पोलिंग है। इसको किस रूप में देखेंगे? चंदन भैया से पूछते हैं, किसका फायदा किसको होगा? ये जो आप परसेंटेज बता रहे हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इसका लाभ अ, जो जेएमएम, वहां पे जेएमएम ही है ना, कांग्रेस। कांग्रेस है, जमशेदपुर कांग्रेस पश्चिम नहीं, कांग्रेस है वहां पे, बन्ना गुप्ता को इसका नुकसान होगा सीधा, क्योंकि अगर इस जी। वहां परसेंटेज अगर मुस्लिम इलाकों में इस तरह से है, वहां तो ये स्थिति ये रहती है कि भाई जनता दल यूनाइटेड हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनको हराने के लिए ये कम्युनिटी किसी भी हद तक अगर बिल्कुल उत्साह के साथ वोटिंग करती है, तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बन्ना गुप्ता को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है या झेलना पड़ा होगा। क्योंकि अगर बटेंगे कटेंगे वाला जो फार्मूला है और ये जो स्लोगन है, ये मुझे लगता है कि कई जगह असर किया होगा। और जैसा अभी सुनील जी से मैं सुन रहा था, तो ध्रुवीकरण की बात, एक और दो पत्रकारों ने भी यही बात कही थी कल शाम को, कि जबरदस्त ध्रुवीकरण कराने में सफल रहे हैं योगी जी। वही मैं मोदी कह जी रहा का हूँ वीडियो। कि जमशेदपुर पश्चिम में ध्रुवीकरण एक तरफा दिख रहा है। यानी हिंदू अच्छा। वोटर तो एक तरफ हो गए, लेकिन हाँ, मुस्लिम वोटर, एक तो वोटिंग परसेंटेज कम होगा, अगर ध्रुवीकरण होता तो उधर भी हम्म, उतने ही तेजी से वोट पड़ते, जो कि नहीं पड़े। हम्म। और इसमें भी कहा जा रहा है कि मुसलमान वोटरों में भी विभाजन हो गया, क्योंकि वहां एआईएमआईएम के बाबर खान खड़े हैं, और एक और चंद्रशेखर हम्म, आजाद की पार्टी जो है उस पार्टी से लोग खड़े हैं। तो ये मुस्लिम वोटों में हम्म, विभाजन हुआ, और ऐसा बहुत कम देखने को आता है कि कोई किसी उम्मीदवार के या सामने अगर एनडीए हो या बीजेपी हो, तो मुस्लिम वोट एक तो कम पड़े और बट कर पड़े। तो ये इसका कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप दोनों लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा अगर हुआ है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, मुस्लिम वहाँ वोट हमें का ऐसा लगता है। विभाजन अगर हुआ है तब तो जी, सुनील जी बोलिए, सुनील जी। नहीं, नहीं, भैया बोल रहे थे, आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। नहीं, मेरा मेरा मानना है कि मुस्लिम वोट का विभाजन अगर हो चुका है तो बन्ना गुप्ता के लिए खतरे की घंटी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुस्लिम वोटों का विभाजन होना अपने आप में एक बड़ी घटना होती है। ये लोग इन दिनों जो ट्रेंड है, वोटिंग पैटर्न है पूरे देश भर में, उसमें एक ही पैटर्न है कि जो बीजेपी को हरा पाए, जो जदयू को, अगर बीजेपी समर्थित जो उम्मीदवार है उसको हरा पाए, बस उसके खिलाफ वोट करना है, और चाहे कोई भी सामने आ जाए। लेकिन अगर वहां पे कोई पर्टिकुलर उम्मीदवार, हालांकि विधानसभा के चुनाव में ऐसा माना जाता है कि कई बार उम्मीदवारों का चेहरा देख के भी लोग वोटिंग करते हैं, है ना, जैसे पंचायत चुनाव में बात आती है। विधानसभा चुनाव भी अब एक छोटी इकाई के रूप में होती जा रही है, विधानसभा की इकाई जो होती है, विधानसभा की सीट जो होती है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो अगर वोटों का बंटना है, दो दो उम्मीदवार अगर वोट बांट रहे हैं, तो बन्ना गुप्ता है तो फिर बिल्कुल उनके सबसे कोर वोट जो होता है कांग्रेस और जेएमएम का, वह आदिवासी माना जाता है और अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वोट ही नहीं मिलेगा या कम वोट मिलेगा तो किसके बूते वो चुनाव जीत पाएंगे। और अगर इधर वोट प्रतिशत बढ़ा है, और इसका लाभ तो जाहिर है कि
जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई बहुत डाउटफुल स्थिति नहीं है। अगर ये स्थिति जमीन पर है तो, और अंदर अगर कोई बात होगी कि भाई परिवर्तन का लाना है या चेंज करना है, तो ना गुप्ता से हो सकता है। और तो नाराजगी भी होती है विधानसभा में। कई स्थिति एक बार ऐसी आई है कि चाहने के बावजूद कि भाई हम ये 5 साल रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं क्षेत्र के लिए, तो चलो इस बार वोट ना करें, कम करें। ये स्थिति, जैसे रांची शहर की बात आपको मैं दे, रांची शहर में भी मुझे लगता है कि कई बार ऐसा महसूस हुआ है कल के वोटिंग के बाद कि दोनों उम्मीदवारों से जनता नाखुश थी। कि एक तो मैडम फिर आ गई हैं अपना ये लेके, और उसके बाद से इधर सिंह जी को करना था, 5 साल नहीं कर पाए। तो ये भी बात होती है कि चलो हम न वोट करें, जाके घर में जाए। लेकिन यहाँ 49% से 52% हुआ है, तो वोट कम नहीं हुआ है। तो पश्चिम जो जमशेदपुर है, वहां इसका लाभ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को मिल सकता है। जो अब जैसा आप बता रहे हैं वोटों का अगर बंटवारा हुआ है, तो सुनील जी आगे बताएंगे कुछ। नहीं ठीक, कहीं कहीं मैंने व्यक्तिगत कारणों से कुछ वोट बढ़ जाता है, लेकिन उसकी संख्या हमें लगता है बहुत कम रहती है। जैसे कल गढ़वा के लोग बता रहे थे कि 12 बजे तक जो वहां का मतदान था, इसके बाद एक तेजी से बात फैली कि भाई मुस्लिम इलाकों में एक पक्षीय वोट जा रहा है, तीर धनुष को। तो उसके बाद जो लोग सोच कर गए थे कि हमें जेएमएम को वोट देना है, वो भी जाके वहां बूथ पर जाते जाते वो पलट गए कि जब उधर के लोग इधर दे रहे हैं तो हम इधर क्यों ना दें। तो इस तरह की बातें होती, लेकिन वो बड़ा बंटवारा जो होता है गढ़वा में भी थोड़ा सा हुआ है, जब गिरिनाथ सिंह के साथ बड़े पैमाने पर लोग थे, लेकिन कल अंत तक सब टूट गए। और वहां भी कल हमको बिशुनपुर के एक रिपोर्टर से बात हो रही थी, तो बिशुनपुर में जो भगत थे, शिव भगत, जो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के, तो उनको मुसलमानों ने भरोसा दिया था कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ रहेंगे, उनके दम पर ये माना जा रहा था। लेकिन अंत में सब लोग उनको भी छोड़कर चले गए। तो कल कई जगह से ये खबर आई कि जो लोग उम्मीद किए हुए थे कि हमको मुसलमानों का वोट मिलेगा, हुसैनाबाद में ये शिवपूजन मेहता है, उनको भी लगता था कि हमको वोट मिलेगा, हम कुछ डिवाइड कर लेंगे। के एक प्रत्याशी थे, उनको भी लगता था हम डिवाइड कर, लेकिन वहां डिवाइड नहीं हुआ। गढ़वा में डिवाइड नहीं हुआ, भनातपुर में नहीं हुआ, वहां नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा बहुत जो व्यक्तिगत संबंध रहता है उसकी चलते, लेकिन वो पार्ट बड़ा कम कम रहता है, 5 से 10% रहता है। व्यक्तिगत संबंध में लोग दे देते हैं, लेकिन मेजर पार्ट तो भाजपा के खिलाफ ही गया है। और वो जी जमशेदपुर में थोड़ा बहुत गया होगा, बाबर खान अगर वहां पर हैं तो मान लीजिए उनका कुछ अपना संपर्क संबंध है, तो वो लोग तो देते हैं, लेकिन मेजर पार्ट बीजेपी के खिलाफ ही गया है। और वो जो गया वो उससे तो बहुत गया होगा, नुकसान लेकिन नहीं हो मैं ये सकता। कह रहा हूँ कि जैसे पिछले चुनावों में मुस्लिम इलाकों में 60%, 65% तक पोलिंग होती थी, और हिंदू इलाकों में वो 50% से कम रहता था। इस बार भी चुनाव में देखेंगे, जमशेदपुर पूर्वी में करीब 57% पोलिंग है, और पश्चिमी में 56.53% पोलिंग है। ये रांची जमशेदपुर लगभग एक ही ट्रेंड की वोटिंग होती है। शहरी हाँ इलाकों में लोग ड्राइंग रूम डिस्कशन ज्यादा करते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुस्लिम इलाके में वोटिंग का प्रतिशत गिरा है, तो इसका मतलब जबकि ध्रुवीकरण कराने की कोशिश की गई, यहाँ योगी जी आकर बटोगे तो कटोगे नारा दे गए, और तमाम तरह की चीजें हुई। तो मैं कह रहा हूँ कि वोटिंग परसेंटेज हिंदू इलाकों में बढ़ गया, लेकिन मुस्लिम इलाकों में वो करीब करीब 10% गिर गया। तो इसका क्या कारण, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या ये उम्मीदवार के प्रति नाराजगी है, या मुस्लिम वोटरों में उदासीनता आ गई है कि अब चलो जो हो रहा है उससे हम लोगों को लेना देना नहीं, यहाँ कुछ ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि शहरी क्षेत्र है, यहाँ लोग अपना रोजी रोजगार पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। कि मुझे लगता है कि झारखंड में ये पहला विधानसभा क्षेत्र है जहाँ मुस्लिम वोटिंग का परसेंटेज गिर गया है। नहीं, ये बात सच में बहुत मैंने गंभीरता वाली बात है, और इसका विश्लेषण होना ही चाहिए, क्योंकि ये आमतौर पे ट्रेंड नहीं होता है। क्योंकि अगर मुस्लिम इलाके में वोटर कम निकले, टर्नआउट कम हो, जो कि लोग सुबह से लाइन में खड़े होकर वोट देने वाले समुदाय के लोग हैं, और ये पूरा उपयोग करते हैं अपने मताधिकार का, तो ऐसे में अगर ट्रेंड ये है तो चिंता वाली बात है। इसलिए कि मुस्लिम कम्युनिटी में कहीं ना कहीं लीडरशिप का जो मसला है, एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। हाल के दिनों में ये बात को जो जितने मुस्लिम लीडर हैं बड़े, ये चाहते हैं कि भाई जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, कम से कम कांग्रेस जैसी पार्टियां, वो उम्मीदवार दें। तो आप देखेंगे तो गिद्दी के उम्मीदवार आते हैं, कांग्रेस में भी है, जेएमएम में भी बहुत
एकदम सिलेक्टेड किसी पर्टिकुलर एरिया से ही 1 या 2 उम्मीदवार इनके दे पाते हैं। तो ये मन में कहीं न कहीं मलाल तो होता ही है, लेकिन एक जो बात आपने कही वो बहुत पॉइंट की है कि शहरी क्षेत्र में थोड़ा उदासीनता इसलिए होती है कि बहुत ज़्यादा वो नहीं आइडेंटिफाइड होना चाहते हैं कि भाई हम आपके खिलाफ वोट किया, क्योंकि उनको कई जो लाभ हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा लाभ शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को होता है। रोज़ी-रोज़गार का भी मसला है, बहुत सामाजिक तफ़रक़ा पैदा ना हो, तो चलो ठीक है बहुत, क्योंकि चुनाव में कई बार स्थिति होती है कम्युनिटी के बीच में कि ये लोग माने जिस लेवल पे चले जाते हैं, लगता है कि कोई अदावत है, पर्सनल या व्यक्तिगत या कम्युनिटी अदावत है। तो वो चीज़ नहीं जी, होने के वजह से वो ना हो, इस तरह का कोई कहीं आभास नहीं हो और सब कुछ सामान्य सा लगे, इसलिए भी ये स्थिति पैदा हो सकती है। और दूसरी एक सबसे और वो एक वजह है कि हम उस उम्मीदवार से जिसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, है ना? 5 साल उसका काम-काज देखते हैं और हम अपने जी। इलाके की तरक्की को देखते हैं, विकास को देखते हैं, तो लगता है कि इस व्यक्ति ने कुछ किया नहीं, तो चलो छोड़ो, जीत के भी क्या करेगा, फिर अगले 5 साल भी ऐसे ही करेगा। ये एक मनोभाव ये भी बैठ जाता है लोगों के मन में, मतदाताओं के, और तब क्या होता है कि लोग वोट के प्रति थोड़ा निराश हो जाते हैं और नहीं निकलते हैं घरों से। लेकिन जहाँ लगता है कि ये बंदा मेरा काम का है और 5 साल इसने जम के क्षेत्र का विकास किया है, सड़क, पानी, बिजली के अलावे जाते हैं तो सुनता है, हमारी बातों की समस्याओं को देखता जानना चाहता है। अगर ये भाव रहता है, तो भी लोग वोटर ज़्यादा निकलते हैं। इसलिए दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं, आपने जो पॉइंट आउट किया है, मुझे लगता है कि इस पे आगे काम करना चाहिए, क्योंकि एक पैटर्न अगर बनता है, तो मतदाताओं से ज़्यादा अब उम्मीदवारों को सोचना पड़ेगा कि हम किसी वोट बैंक को एक अपनी जागीर ना समझें, ये बात समझ में आनी चाहिए। जी। सुनील जी ऐसे की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि झारखंड में चुनाव का ये पैटर्न है कि लगभग 50% जो सिटिंग एमएलएज हैं, विधायक हैं, वो हार जाते हैं। इस बार भी जो स्थिति देखने को मिल रही है, दक्षिण छोटा नागपुर के जो इलाके हैं, जहाँ लोहरदगा, गुमला, उसके बाद सिमडेगा और खूंटी, ये 4 जिलों में 8 सीटें हैं। उसके अलावा रांची में जिले में 2 सीटों पर चुनाव हुआ था, मांडर और अ, ब इसमें तमाड़ में। 10 आदिवासी सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास खूंटी और तोरपा की सीटें थीं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि मांडर सीट पर बहुत कड़ा मुकाबला है और हो सकता है कि वहाँ बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाए। तमाड़ में कई क बात कही जा रही है कि वहाँ राजा पीटर अच्छी स्थिति में हैं। 2 सीटें उधर सिसई की तरफ कहा जा रहा है कि, और सिमडेगा के बारे में, कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में, जबकि खास करके सिमडेगा के इलाके में चर्च का काफ़ी प्रभाव है। ऐसे में जो ये सुनने में जो कांटे की टक्कर एकदम से दिखाई देने लगी है, तो इसका क्या कारण है? जबकि हेमंत सोरेन सरकार के बारे में ये धारणा है कि वो आदिवासियों की हितैषी सरकार है। कई कल्याणकारी योजनाओं की भी चर्चा सरकार कर रही है। कल्पना सोरेन का एक अलग समर्थक वर्ग है, उनका एक अलग आकर्षण है। कल भी हम लोगों ने जामताड़ा में देखा, ऐतिहासिक भीड़ उन्होंने जुटाई थी। तो क्या है ये, मतलब ये चुनाव कैसे समझे, ये किसकी भीड़ है और किसका समर्थन है? और ये जो बातें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे मुकाबले में है, तो अगर है तो ऐसा क्यों है? जबकि वो तो अल्पसंख्यकों का इलाका है, चर्च का डोमिनेटिंग का है, चर्च डोमिनेशन वाला इलाका है। इसका मतलब है कि देखिए, अगर आप सही जानकारी, तो हम लोग चुनाव परिणाम आने के बाद ही इसका सही विश्लेषण हो पाएगा। लेकिन कल हमारी लोहरदगा में भी बात हुई थी और गुमला के पत्रकारों से बात हुई थी, तो गुमला में लोग बता रहे थे कि सुदर्शन भगत की स्थिति अच्छी है और लोहरदगा में जी, आजसू प्रत्याशी की स्थिति सही बता रहे थे। तो हमको लगता है, और सिसई के बारे में जब मैंने पूछा तो बोला कि सिसई मुकाबले में है, इसलिए सिसई के बारे में कुछ साफ नहीं कहा जा सकता है कि क्या है, और सिसई और बिशुनपुर के बारे में। लेकिन 2 सीटों के जी, बारे में लोग चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी को और आजसू को एज है गुमला और लोहरदगा में। तो हमको इसमें ये लगता है कि भाजपा ने जो प्रयास किया है लोकसभा चुनाव के बाद आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने का, अब उसके लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं। देखिए, मोदी जी भी लगातार आदिवासी क्षेत्रों में गए, गुमला में गए, चाईबासा में गए। उन्होंने बार-बार कहा कि हम आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हैं। अपनी सारी योजनाएँ उन्होंने गिनाई, ये भी बताया कि जो है हम लोग क्या कर रहे हैं। झारखंड से कई योजनाएँ शुरू की गई। चंपई सोरेन का कैसे अपमान हुआ। हम लोगों ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, छत्तीसगढ़ में बनाया और उड़ीसा में बनाया। और वो यहाँ तक जोड़ गए गुमला में कि गुमला का रागी हम वाशिंगटन में हमको मिला था। तो वो लोकल जो कनेक्टिविटी था मोदी का और भाजपा का, और प्रत्याशियों के चयन में जो सावधानी बरती गई है,
हमको लगता है उसकी वजह से जो पिछले चुनाव 14 में एक तरफा वोट बीजेपी के खिलाफ हो गया था, इस बार एक तरफा वोट नहीं हुआ है। मनिका से भी आज एक खबर मिल रही थी कि मिशन के लोगों ने अभी बहुत कम मतदान किया है। और कल रांची में मैं जिस इलाके में रहता हूँ, उस इलाके में एक मिशन बहुल मतदान केंद्र है, सीरम टोली, लाल सीरम टोली स्टेशन वाले इलाके में। तो वहाँ भी पिछले चुनाव में जिस तरह से वोटिंग होती थी, कल वहाँ वोटिंग नहीं हुई। और एक जो मुस्लिम इलाकों में मतदान जो प्रतिशत की बात आ रही है, उसके बारे में कल ये चर्चा थी कि उस हमसे भी कई लोगों ने पूछा, हिंदपीढ़ी और आजाद बस्ती में बोगस हुआ कि नहीं, बोगस हुआ कि नहीं? कई लोग बार-बार हमसे पूछ रहे थे कि क्योंकि उनको कहना था कि भाई ये लोग बुर्का लगा के जाती हैं और वहाँ कोई, क्योंकि आजाद बस्ती और हिंदपीढ़ी में 15-20 ऐसे बूथ हैं जहाँ बीजेपी का कोई रहता नहीं है, किसी के नाम के लिए कोई रहता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, वो लोग अपने। तो अगर वहाँ हमें लगता है कि वोट प्रतिशत कम हुआ है, तो इसका मतलब है कि लोगों ने अपना मतदान तो किया, लेकिन वो जाकर के बोगस वोटिंग नहीं किए हैं। इसीलिए हमको लगता है कि पहले कई बार एग्रेसिव होकर लोग वोटिंग करते थे, तो वो कल नहीं हो पाया है लगता है। तो इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है, इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है। और आदिवासी जी। सीटों में कोल्हान के बारे में आप ज़्यादा बताएँगे। हमें लगता है कि बीजेपी का जो प्रयास था उसका असर दिख रहा है। तो यही मैं देख रहा था कि कोल्हान में 9 सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा दक्षिणी छोटा नागपुर में जिन 10 सीटों पर चुनाव हुआ है, यही यही सीटें हैं जहाँ वोटिंग का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। खरसावां में आप देखिए 79% के आसपास पोलिंग है, बहरागोड़ा में 78 पॉइंट है, घाटशिला में 75 है, तमाड़ में 74 है, लोहरदगा में 73, पोटका में 73, सरायकेला में 72, मांडर में 72, सिसई में 72, बिशुनपुर में 70, मझगांव में 70। तो ये जो वोटिंग का ट्रेंड है कोलेबिरा में, सिमडेगा में 70% से ऊपर ये मतदान हो रहे हैं। और इससे ये समझ में नहीं आ रहा था, बहरागोड़ा की बात करेंगे तो वहाँ करीब 78% के मतदान हुआ। पिछली बार भी 74-75% मतदान ईचागढ़ हुआ में था। भी और वहाँ 78% ईचागढ़ में भी। हाँ, तो तो वहाँ टेस्ट पिछली बार जब बहरागोड़ा में 74 या 75% मतदान हुआ था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर महंती 60,000 वोटों के अंतर से जीत गए थे। अब जबकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है और पिछले कुछ समय से समीर मोहंती के खिलाफ वहाँ ग्राउंड पर बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी। इसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि खरसावां में सबसे ज्यादा मतदान है, वहाँ 3 टर्म से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो ये सरकार के समर्थन में वोटिंग माना जाएगा या फिर ये कहा जाएगा कि नहीं, ये एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ है, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। और दूसरी बात लोग कह रहे हैं, जो जनरल परसेप्शन झारखंड में है कि जेएमएम को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जेएमएम के पास जो 30 सीटें हैं, हो सकता है 1-2 सीटों का नुकसान हो, लेकिन कांग्रेस को जो नुकसान होने जा रहा है, वो बहुत ज्यादा होगा। तो जब कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि उसको नुकसान होगा और वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी, तो इसका फायदा तो सीधे तौर पर उसके विरोधी को मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको कैसे देखेंगे? पहले चंदन भैया से जानना चाहते हैं, उसके बाद सुनील जी एक बार बताएंगे कि आखिर इन जो जो खास इलाकों में, जनजातीय इलाकों में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है, इसका क्या कारण है? इसमें आनंद एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो हम लोग कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। इस बार जी। संघ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और संघ ने बहुत ऑर्गेनाइज वे पे इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, उसने जदयू के लिए भी। और लोजपा अगर एक सीट पर लड़ रही है, क्योंकि इनके जो है कई विधानसभा क्षेत्रों में जहां पे इनको लगा है कि हमारी कमजोर कड़ी है, वहां 2 बार 3 बार से लेकर 4 बार तक बैठकें हुई है। और इनके जितने विंग हैं, चाहे संघ के जितने विंग हैं, विहिप से लेके मजदूर संघ तो उतना सक्रिय नहीं रहा, लेकिन विहिप वगैरह और वनवासी कल्याण आश्रम वगैरह, इन सबों को एक्टिवेट किया गया था। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय हुआ था कि उन इलाकों में सबसे अधिक फोकस करें जहां पे हम पिछली बार कमजोर थे या सीटें जहां नहीं जीत पाए थे। और वो बड़े पैमाने पे जागरूकता अभियान भी चलाया गया। तो जब जागरूकता अभियान चलता है तो उसका उद्देश्य होता है कि जितनी वर्तमान सरकार की जितनी गड़बड़ियां हैं उनको सामने लाना। घुसपैठियों का मामला हो, अगर आप देखेंगे, अगर ये प्रचार पत्र पत्रक जो बटा है,
उसमें एकदम बिल्कुल क्लियर कट है कि जनजातीय समुदाय के लोगों को इस बात का एहसास कराया गया है कि अगर आप अपनी स्थिति नहीं संवारेंगे तो आपकी भी स्थिति संथाल परगना के जो जनजाति हैं उनकी तरह हो जाएगा। तो एक इशू ये है और इसका असर पड़ता है। ठीक है कि अगर प्रत्याशी कमजोर हो, वहां पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट है वहां कमजोर हो, तो वहां हार भी भाजपा हारती है और हारी भी है। हो सकता है कि यहाँ भी हो, लेकिन एक तो इसका असर है। दूसरा चीज जो आपने कहा है कि वोट परसेंटेज बढ़ा है, मुझे एक सज्जन कल मिले, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, उन्होंने संघ के बड़े पदाधिकारी, उन्होंने कहा है कि बहरागोड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी के दिनेश आनंद गोस्वामी जीत सकते हैं। तो ये मुझे आश्चर्य लगा, क्योंकि हम लोग जब चर्चा में बात कर रहे थे कि समीर मोहंती खिलाफ में ठीक है एंटी इनकम्बेंसी की बात है, लेकिन दिनेश आनंद गोस्वामी इतने मजबूत उम्मीदवार नहीं है कि वो समीर मोहंती को या कुणाल सारंगी को पटकनी दे सके, क्योंकि वो उनकी जो है अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पर, वो प्रेजेंट ज्यादा नहीं रहते हैं, अपने क्षेत्र में घूमते फिरते नहीं है। लेकिन अगर उनका बहुत आत्मविश्वास के साथ ये टिप्पणी थी कि इस बार दिनेश आनंद गोस्वामी जो है जीत जाएंगे। तो यही वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं पर हो सकता है कि स्थानीय विधायक के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में नहीं नाराजगी हो, तो स्थानीय प्रतिनिधि या विधायक के खिलाफ नाराजगी होती है, ये स्वाभाविक है। अब मैं आपको कहूँ खिजरी की बात करूँ, नाम को यहाँ वोट होना बाकी है, 20 तारीख को है, लेकिन यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है उनके खिलाफ में इतनी शिकायतें रही, जेल गए, घोटाले में पकड़े गए, इतना आरोप था उन पर कलकत्ता वाले कांड में, लेकिन एंटी इनकमेंसी उनके खिलाफ में नहीं है। जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके खिलाफ में एंटी इनकमेंसी चल रही है, वो कहीं जाते नहीं है, किसी से मिलते नहीं है। तो वही बोले कि बड़ा विचित्र स्थिति है, एक किसी उम्मीदवार के प्रति नाराजगी होती है तो जनता अपना मूड बता देती है। हो सकता है कि वोट परसेंटेज बढ़ने के पीछे उन इलाकों में ये तो परिणाम बताएगा, लेकिन नाराजगी भी हो सकती है कि हम उस विधायक से नाराज हैं जो पिछले 5 साल से यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका भी एक कारण हो सकता है। और आप देखेंगे कि लगातार ग्रामीण इलाकों में वोट परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि मुझे याद है कि 2005 का मैं चुनाव कवर करने के लिए आपके पश्चिमी सिंहभूम इलाके में था, पूर्वी सिंहभूम में, तो वो एकदम मंझगांव और जितना चाईबासा के अंदर के इलाके में बड़ी लंबी लंबी कतारें एकदम, और सुबह से मैं देखा, मैं बहुत उस इलाके में डांस घूमा था 2005 और 2009 में, तो मुझे लगा कि ये स्थिति बन सकती है और बन रही है कि ट्रेंड बढ़ा, लोग वोट देने के लिए ज्यादा जागरूक हैं। तो ग्रामीण इलाकों में ये बातें एकदम बिल्कुल आमतौर पे है, चाहे किसी भी कैटेगरी के लोग हों, वोट खूब करते हैं निकल के बाहर। जी सुनील जी की तरफ आते, एक कांग्रेस चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा, वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों जी में जागरूकता है, और एक चीज और है कि जो लोग बाहर कमाने जाते हैं, अभी धनकटनी इस साल धान की फसल अच्छी हुई है पूरे झारखंड में, तो दिवाली और छठ में जो लोग बाहर से आते हैं वो भी इस बार वोटर थे, और वो अब धनकटनी के बाद ही जो वापस जाएंगे, तो उसकी वजह से भी कुछ ग्रामीण इलाकों में वोट बढ़ा है। जो बाहर कमाने वाने जाते अभी वो गांव में है, धनकटनी के बाद वो जाएंगे। हम अपने ही इलाके मैंने पलामू में देखा, हर जगह वोट, बाहर जो लोग गए थे 2-4 महीने से वो छठ में घर आते हैं, दिवाली छठ में, और वो अब पर आए हैं तो अभी धान कटनी, सबको धान की खेती भी लगी हुई है, तो उसकी वजह से भी कुछ वोट बढ़ा है। इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, और ग्रामीण इलाकों में जी तो जागरूकता है ही। और मांडर के बारे में चंदन भैया भी बता रहे थे, कल हमको भी सूचना मिल रही थी कि 2-3 लोगों से बात हुई, मांडर में सनी टोपो ने बहुत अच्छी टक्कर दी है। तो अब जब इसका मतलब है कि मिशन का साथ मांडर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है इस इलाके में जहां ईसाई और अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों की बहुलता है, और ये दोनों जब भी एक साथ वोट करते हैं तो वो वही प्रत्याशी जीतता है जिसके पक्ष में ये लोग वो मतदान करते हैं। तो पिछले कई चुनाव से ये दोनों एक साथ मतदान करते रहे, इसलिए वहां कांग्रेस जीतती रही है। अगर इस बार सनी टोपो जीतते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां ईसाइयों ने सनी टोपो को भी वोट दिया है, और ये जी बड़ा बदलाव का संकेत है। अगर वो जीतते तो हैं तो ये ये बड़ा बदलाव का संकेत है। इसी बदलाव की चर्चा कर रहा हूँ कि हमने जमशेदपुर पश्चिम में देखा, यहाँ उस तरह का एग्रेसिव वोटिंग नहीं हुआ मुसलमानों की तरफ से भाजपा या जदयू के खिलाफ। आप कह रहे हैं मांडर में मिशनरियों ने उतना एग्रेसिव पोलिंग नहीं किया कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ। कांग्रेस को इस चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी बताया जा रहा है, खासकर इंडिया ब्लॉक के लिए। क्या कारण है कांग्रेस स्थिति में आखिर
क्यों आ गई और अगर कांग्रेस यहाँ तक पहुंच गई है, फिर वो सीटों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पर इतना दबाव बनाती है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि जेएमएम 30 सीटों पर आया था, 41 सीटें लड़कर, और कांग्रेस ने करीब 33 सीटों पर लड़ा था और 16 सीटें मिली थी। इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति और बुरी होने वाली है। कांग्रेस की इस दुर्गति का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सुनील यादव। कांग्रेस इसके लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस का कभी कोई क्लियर स्टैंड आता नहीं है। आप ये बोकारो और धनबाद का उदाहरण ले लीजिए। टिकट अब जब नॉमिनेशन जिस दिन अंतिम दिन था, उस दिन पार्टी ने कैंडिडेट की घोषणा की। उप कैंडिडेट के मामले में अंत अंत तक कंफ्यूज रहे। इनका एक सीट पलामू में जो बहुत संभावना थी कि अगर वहां बीटू सिंह को, ये लोग देवेंद्र सिंह और बीटू सिंह को टिकट दिए होते तो वो सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती थी, क्योंकि आज भी वहां बीटू सिंह ही लड़ाई में है। बीजेपी के साथ लड़ाई में सूरज सूरज नहीं है वहां पे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बीटू सिंह को ही बताया जा रहा है कि लड़ाई में। तो ऐसी सीट जो आप जीतने वक्त की स्थिति में थे, उसको आपने टिकट नहीं दिया। वो जबकि कांग्रेस के ही लोग थे। अब 1-2 महीना पहले लाल सूरज मधु सिंह के बेटा को आपने शामिल कराया, उसको टिकट दे दिया। और पलामू में भी वैसे, विश्रामपुर में एक आपने ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया, सुधीर चंद्रवंशी, जिसको कोई जानता ही नहीं है। और पलामू कांग्रेस से लोगों की नाराजगी रहती है, बशर्ते जेएमएम के तो एक अपना स्टैंड है कि भाई वो क्षेत्रीय पार्टी है, उनका अपना एक मुद्दा, उसके आधार पर चलते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है ना, कभी किसी मुद्दे पर स्टैंड ही नहीं ले पाती है। राहुल गांधी कभी कुछ बोलते भी नहीं है। कोई बड़ा इशू हो तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो उल्टा बोलेंगे। तो इसका नाराजगी लोगों में रहती है, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में। जो उनकी जो रणनीति है। अभी एक देखिए, आप जमशेदपुर में पता है कि जब वो सभा कर रहे थे जमशेदपुर में, अखबारों में भी खबर छपी, माइक से अजान होने लगा तो वो जाके कुर्सी में बैठ गए। तो इसका भी एक रिएक्शन होता है कि बाहर राहुल जी, माइक से अजान हो रही थे तो आपने भाषण रोक। तो कांग्रेस का जो नीति है उस वहाँ के लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। हमको ऐसा कांग्रेस का, लगता है, चंदन भैया और आगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि चुनाव का जो पहला चरण था वोटिंग का, वो 13 तारीख को यानी कल हुआ, और 12 को कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ रहा है। जबकि सारा चुनाव प्रचार का काम बंद हो जाता है, तो कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी करती है। तो ये दिखाता है कि हाँ, कांग्रेस की क्या स्थिति है। और उसके बावजूद वो कहती है कि नहीं, हमको लोकसभा की ज्यादा सीटें दो, विधानसभा की ज्यादा सीटें दो। दूसरी तरफ दो कंट्रोल, मतलब अलग अलग विचारधारा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां 1932 के खतियान के साथ है, वो कह रहा है कि नहीं, झारखंडी छात्रों को हम नौकरियों में ज्यादा प्राथमिकता देंगे। बिहारी भाषाओं के खिलाफ है, भोजपुरी मगही के खिलाफ। कांग्रेस इन सब मुद्दों पर कोई स्टैंड नहीं लेती, वो कुछ नहीं बोलती कि क्या वो बिहारी छात्रों के समर्थन में है, या भोजपुरी मगही भाषाओं के समर्थन में है, या 1932 के खतियान के साथ है कि नहीं है। ये डायलेमा भी क्या उसको नुकसान पहुंचा रहा है? चंदन, चंदन भैया बताइए। हाँ, अच्छा अच्छा। मुझे लगता है कि कांग्रेस एकदम बिल्कुल स्थिति प्रज्ञता के हालत में है। एक तो इसकी लीडरशिप पर ही सवाल खड़े हो गए। एक प्रभारी जो पहले थे पांडे जी, वो तेज तर्रार थे, जिनको उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। मीर साहब आ गए हैं, तो मीर साहब को झारखंड का नहीं इतिहास पता है, ना यहाँ कल्चर पता है, ना ज्योग्राफी पता है। और नतीजा ये है कि ये चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो इनको यहाँ तैनात कर दो। ये यहाँ की बातों से यहाँ की राजनीति को समझ नहीं पाए। उसके बाद से जो परिवर्तन हुआ नेतृत्व का, कमलेश जी को लाया गया, केशव महतो जी को, एन वक्त पर, चुनाव के ठीक पहले, तो उनको कोऑर्डिनेट जी करने में बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि उनकी पुरानी टीम राजेश ठाकुर की थी। उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है कि केशव महतो कमलेश अनुभवी नेता हैं इस मामले में, राजेश ठाकुर से कहीं ज्यादा अनुभवी है। लेकिन होता क्या है कि जब ट्यूनिंग बढ़ जाती है कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ में, तो इस ट्यूनिंग के चलते क्या होता है कि काम स्मूथली होता है, और यही नहीं हो पाया। आप देखिए तो प्रवक्ता बदल दिए गए 2-3। एक प्रवक्ता है जो नियमित अखबार में छपता है, बाकी लोग माइक और कैमरा के सामने आते हैं। तो ये चीजें जो हुई है, उसके अलावा प्लानिंग के मामले में बहुत पीछे लचर रहे। फिर एक चुनाव के ठीक पहले एक बयान आ जाना कि 30-35 सीट जीत के आइए तो हम लोग कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री बनेगा, है ना, आप लोग कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री बनाइए। ये चीजें जेएमएम के साथ में टकराव वाली स्थिति में आई, और अच्छे टकराव में थे। ऐसा नहीं था कि वो सहज थी, वहां जाके इनको माफी मांगना पड़ा हेमंत सोरेन के पास।
क्योंकि उनके प्रवक्ता है और जो जनरल सेक्रेटरी है इन्होंने तो खिंचाई कर दी, वो बोल ही दिया कि आपको जी, औकात है तो लड़ लो। तो ये चीजें हैं, उससे क्या होता है कि डेमोरलाइज हो जाते हैं नेता भी और कार्यकर्ता भी। और कांग्रेस इस स्टेज पे थी और है भी अभी भी। तो यहाँ कहीं ना कहीं पिछलग्गू वाली स्थिति है। और इस बार जो कांग्रेस है वो मुझे लगता है कि 2019 तो छोड़ दीजिए, उसके पहले भी अगर कांग्रेस ने 12-14 सीटें जीती होंगी, वो परफॉर्म तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। आधे से आधी सीटें आ जाए कांग्रेस की तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हर जगह कांग्रेस के टिकट बंटवारे में भी गड़बड़ियां हैं। सुनील जी ने बता ही दिया, कई ऐसे कैंडिडेट को दिया गया है जो नए नवेले हैं, उनको लोग जानता भी नहीं है। आप उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि पता नहीं कौन है, क्षेत्र के लोग इसी ढंग से बात करते हैं। तो ये समस्या है जटिल। और कांग्रेस पूरे फोर्स के साथ, आप देखिए एक चुनावी जो माहौल होता है वो होता है कि आप कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के साथ राहुल गांधी को एक बार भी नहीं दिखाया गया कि वही कहीं साथ में चुनाव करें। कल्पना सोरेन कहीं कहीं गई है साथ में, लेकिन हेमंत सोरेन जहां भी गए वो अकेले दहाड़ते हुए नजर आए। कल्पना सोरेन के साथ कांग्रेस के कुछ नेता दिखाई पड़े तो कहीं दिखाई पड़े। तो ये कोऑर्डिनेशन भी कमी है। एक जो यूनाइटेड फेस होता है जो इंडिया गठबंधन का, जो दिखाई पड़ा था पार्लियामेंट में, वो असेंबली इलेक्शन में नहीं दिखाई पड़ रहा। और उधर बीजेपी में है कि जहां पे होते हैं लोग तो सब लोग साथ में खड़ा कर दिया जाता है उम्मीदवारों के लिए। अब जैसे जी, सरजू राय के चुनाव प्रचार में देखा गया कि वो वहां पे अमित शाह गए और उन्होंने एक तरफ सरजू राय जी को बैठाया तो एक तरफ पूर्णिमा साहू को भी लेके वो वहां पे उन्होंने रोड शो किया। तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वोटर पर, कार्यकर्ताओं पे, वो बहुत अंदर तक जाता है। और वही चीज कांग्रेस में कमी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस जेएमएम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है। तो वही हालत है आरजेडी का। उधर लालू जी आए तो कोडरमा में एक सभा करके चले गए अपने प्रिय पात्र के लिए। उसके बाद तेजस्वी आते हैं तो अपने अपने प्रिय लोगों के लिए। एक साथ कभी भी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता मंच पर दिखाई नहीं पड़े। तो ये लैकिंग है और इसका असर तो मतदाताओं पर भी पड़ता है और कार्यकर्ताओं पर तो पड़ता ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस इस बार बहुत सबसे खराब स्थिति में रहेगी। हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल को एक आध सीटें इधर उधर कहीं से 2 सीटें मिल जाए, लेकिन कांग्रेस तो सीटें लूज कर रही है, ये कई जगह से लूज करेगी। जी जी। अब इसको समराइज करते हुए एक आखिरी मुद्दे पर आते हैं कि जयराम महतो की बड़ी चर्चा हो रही है लोकसभा चुनाव के बाद से। तो उनके बारे में अब क्या है? क्योंकि अब जो चुनाव है वो उसी इलाके में लड़ा जाना है, संथाल परगना के अलावा उत्तरी छोटानागपुर की वैसी सीटें जहां जयराम महतो का प्रभाव है। और कहा जा रहा है कि वहां कम से कम आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां वो समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। कोल्हान में भी उनकी चर्चा थी, लेकिन कोल्हान में जो कल चुनाव हुआ उसमें जयराम महतो का फैक्टर बहुत काम करता हुआ दिखाई दिया नहीं। कम से कम चर्चा तो उनकी नहीं हो रही है। तो ये जो चुनाव अगले चरण का होना है, उसमें जयराम महतो फैक्टर कितना काम करेगा? पहले सुनील जी से जानना चाहेंगे। जयराम तो जरूर फैक्टर बनेंगे। वो हमें लगता है कि अभी बहुत सीटों पे जीतने की स्थिति में तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन नुकसान करने की स्थिति में कुछ सीटों पर हैं। वो टुंडी का इलाका हो, डुमरी का इलाका हो, गोमिया का हो, जो कुर्मी बहुल इलाका है, वहाँ अभी दूसरे चरण में चुनाव है। तो वहाँ हमको लगता है कि वो एनडीए के लिए भी नुकसानदेह है और इंडिया के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अभी तक तो ऐसी कोई सीट नहीं दिख रही कि जो जेएमएम, भीड़ उनकी सभाओं में बहुत हो रही है क्योंकि वो बड़ा उनका बोलने का स्टाइल आप लोगों को पता होगा। वो स्टाइल की वजह से जी, भीड़ आती है, युवा आते हैं। लेकिन अब वोट में कितना बदलता है ये देखना होगा। भीड़ तो उनकी सभाओं में होती है, लेकिन वो वोट कितना जाएगा इस पर देखना होगा। लेकिन वो दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे, ये तय है। नुकसान होना है, जी, चाहे जिसका हो, जी, किसी का अधिक हो किसी का कम हो। एक आध सीट वो कहीं मिल जाए वो भी आश्चर्य नहीं है, लेकिन अगर मिलेगा तो एक आध सीट उनको मिल सकती है। बाकी वो बहुत सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। हमको ऐसे ही लगता है। चंदन जी आगे बताएंगे। जी, मेरे विचार से जयराम महतो जी डुमरी सीट सकता है जीत जाए, तो अचरज वाली बात नहीं होगी। हाँ और हाँ वही कुछ सीटों पर ये प्रभाव भी डालेंगे, है ना। और क्योंकि वो इलाका इनका अपना इलाका है और वहां पे जो जातिगत समीकरण है उसमें ये कहीं 20 पड़ते हैं, मैंने अभी जो सक्रियता युवाओं के बीच में है। इसलिए जी, बाकी जो ट्राइबल इलाके हैं, जनजातीय क्षेत्र है और जनरल इलाके में, मैंने जो कुर्मी बहुल एरिया है वहां पे जयराम महतो जी की एक्टिविटी
वर्कर्स ज्यादा है और वो उनका एडवांटेज है, लेकिन बाकी जगहों पे उनका कोई बहुत अधिक लाभ नहीं मिलेगा। कुछ जगह पे समीकरण बिगाड़ेंगे, अब किसका किसको क्षति पहुंचाएंगे ये तो वक्त बता देगा, लेकिन एक आध सीट कहीं ना कहीं जयराम महतो जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि डुमरी की स्थिति ये है कि वहां पे चारों तरफ सिर्फ जयराम जयराम की चर्चा है, तो जिससे भी पूछिए, चाहे संवाददाता से पूछिए, चाहे आम आदमी थे, तो वहां पे हवा है, लहर है, हो सकता है उसका लाभ उनको मिल जाए। बाकी जगहों पे वो कई समीकरण बिगाड़ेंगे, ऐसा मुझे दिखाई लगा जी। तो इसको चर्चा को वही समाप्त करते हुए डुमरी मतलब इस बहुत वक्त जल्दी जल्दी राय लेंगे कि भाई जो 43 सीटों पर जो चुनाव हुआ, पिछली बार बीजेपी को इन 43 सीटों पर 13 सीटें मिली थी, बाकी सीटें महागठबंधन के पास थी। अभी आप क्या देखते हैं इन 43 सीटों पर इंडिया अलायंस को कितना मिलेगा, एनडीए को कितना मिलेगा, एक अंदाज के तौर पर देखें। मेरा अपना अनुमान है कि पिछली बार 2019 से इस बार एनडीए अलायंस को एज है, और अगर ये 20 प्लस सीटें आ जाएंगी तो कोई ऐसा वाली बात नहीं है। 22 से 23 सीटें मेरा अपना अनुमान है कि एनडीए गठबंधन को आ सकती है सीटें। जी सुनील जी। हमें भी लगता है कि 20 से 22 के बीच में सीटें आ सकती हैं। चतरा वतरा की भी स्थिति अच्छी है, चतरा और पलामू की स्थिति अच्छी है, इधर गुमला इलाके की स्थिति है, रांची में भी आधे 3 सीट तो इन लोगों का ठीक ठाक लग रहा है। हटिया में लड़ाई है, लेकिन वो अंत में किधर जाएगा कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन 20-22 सीटें हमें लगता है कि एनडीए को मिल सकता है। क्योंकि मोटे तौर पर जो हम लोग कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि पलामू में 7 सीटें आ जाएंगी, हम या 6-7 अगर उसका ऐड कर लें, 6-7, वो उतना ही कोल्हान में भी दिखाई दे रहा है। तो ये 13-14 सीटें 2 प्रमंडलों से आ जा रही हैं। इसके अलावा 7 सीटों पर उत्तरी छोटा नागपुर में चुनाव हुआ है, उसमें भी 4 सीटें ऐसी है जहां कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो ये 17-18 और फिर रांची वाले जोन में भी 5-6 सीटों पर मजबूती बताई जा रही है। तो आप लोग जो कह रहे हैं 22-23 सीटों का आंकड़ा, वो कुछ हद तक लगता है कि सही है। हालांकि परिणाम आएंगे तभी तस्वीर सही सामने आएगी, लेकिन अभी जो अभी जो इंप्रेशन निकल के आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बढ़त की ओर दिखाई दे रही है। तो इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं और अब अगले बार देखते हैं कि चुनाव जो दूसरे चरण का होगा वहां क्या स्थिति रहेगी। लेकिन मोटे तौर पर इस चुनाव का जो हम लोग संक्षेपण करें या समराइज करें, तो बीजेपी इस चुनाव में पिछली बार की तुलना में ज्यादा बेहतर पोजीशन में दिखाई दे रही है। और सबसे कुछ जो खास बात है कि आदिवासी इलाकों में बंपर मतदान हुआ है और सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन विधायकों के खिलाफ या लोकल इश्यूज पर भी वोटिंग हुई है। जैसे कहीं कहीं मुस्लिम वोटर कम निकले, कहीं ईसाई वोटरों ने भी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को छोड़कर किसी बेहतर उम्मीदवार को चुना है। आप सब चर्चा में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो दर्शकों आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सबको। नमस्कार। चलिए सर, बहुत देर हो गया, हम लोग हाँ, बहुत लंबा खिंचाई था, 50 मिनट।